नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के मामले को लेकर दुनिया भर से उठने लगी है आवाज। जर्मनी के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आई है दोस्तों। भारत सरकार को लेकर कुछ ऐसा कहा गया है जिससे बीजेपी को कम से कम शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। क्या कुछ कहा गया है बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ में मोहम्मद जुबैर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज होने वाली है सुनवाई, क्या मिलेगी जमानत, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन इस बीच जान से मारने की मिल रही है धमकी, बताएंगे आपको विस्तार से पूरी जानकारी। इसी के साथ में जी न्यूज के एंकर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब से ये एंकर भगौड़ा साबित हो गया है दोस्तों। जगह जगह ढूंढने के बाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस को नहीं मिला है। उसके बाद जी न्यूज को नोटिस थमाया गया है, चैनल को नोटिस थमाकर जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे अमरावती का मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी समर्थित राणा दंपत्ति के चुनाव प्रचार प्रसार करता था। यानी एक और बड़ा खुलासा हुआ है जो बीजेपी के करीबी नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बताएंगे विस्तार से पूरी जानकारी, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जर्मनी की तरफ से, उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर जो बयान दिया गया है, कहीं न कहीं भाजपा सरकार के लिए शर्मनाक बयान माना जा सकता है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलेगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को 27 जून 2018 को किए गए पोस्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया। जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अंदर भी एक मामला दर्ज कराया गया है दोस्तों। 4 जुलाई को जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सीतापुर की एक अदालत में पेश किया। वहां से अदालत ने जुबैर को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस के बाद में जुबैर को वापस दिल्ली लेकर आई है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर 27 जून से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है दोस्तों। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति JK महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ इस मामले की सुनवाई करने वाली है। वहीं पर दोस्तों, इस मामले को लेकर जर्मनी ने जो बयान दिया है, कहीं न कहीं भारत सरकार को लेकर की गई ये टिप्पणी पूरी दुनिया के अंदर एक गलत मैसेज दिया गया है। जर्मन के विदेश मंत्रालय ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पत्रकारों को उनके कहने और लिखने के लिए सताया और कैद नहीं किया जाना चाहिए। हम वास्तव में इस विशिष्ट मामले से अवगत है, यानी हमको ये जानकारी है और नई दिल्ली में हमारा दूतावास इसकी बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है। जर्मन दूतावास ने कहा कि यूरोपीय संघ के भारत के साथ मानवाधिकार वार्ता चल रही है। अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता उन चर्चाओं का केंद्र बिंदु है। जर्मन प्रवक्ता ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए कोई भी उम्मीद कर सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को वहां आवश्यक स्थान दिया जाएगा। फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर की गिरफ्तारी को लेकर दोस्तों ये टिप्पणी की गई है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से भी इस मामले को लेकर जवाब दिया गया है दोस्तों। भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये आंतरिक मामला है। सरकार ने कहा है कि यह मामला अदालत में चल रहा है, ऐसे में किसी पर कोई टिप्पणी करने की कोई किसी को जरूरत नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची की तरफ से ये बयान दिया गया है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो मोहम्मद जुबैर ने जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ये बातें बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि जी न्यूज का एंकर जिस पर खुले मंच से दोस्तों फेक न्यूज फैलाने का आरोप है और यहाँ तक कि उसकी गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस वारंट लेकर पहुंची थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने जैसे तैसे करके बचा लिया है। यहाँ तक की जमानत दिलवाई है। उसके बाद से रोहित रंजन जो पत्रकार है वो गायब दिखाई देता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली NCR के कई इलाकों के अंदर डेरे डाल रखे हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने रोहित रंजन की खोज में जगह जगह जाकर ढूंढने की कोशिश की है दोस्तों। उधर रोहित समेत उसके सभी कारोबारियों के मोबाइल फोन बंद जा रहे हैं। रोहित के घर पर भी ताला लगा हुआ है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि रोहित रंजन जिसको गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पुलिस आई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई और बाद में जमानत के बाद ये व्यक्ति गायब है, तो इसकी गिरफ्तारी कब होगी? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस को चकमा दिया जा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस को स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर धोखे में रखने की कोशिश की जा रही है? ये अपने आप में एक सवाल है। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए जी मीडिया को 2 प्रकार के नोटिस दिए हैं। CRPC की 91 सेक्शन के तहत दोस्तों मीडिया से कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। वहीं पर CRPC की 160 के तहत बयानों के लिए भी नोटिस दिया गया है। जी न्यूज से छत्तीसगढ़ पुलिस ने नोटिस देकर पूछा है कि रोहित रंजन की नियुक्ति कब हुई है और वो कब से DNA कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह भी पूछा है कि 1 जुलाई को राहुल गांधी का बयान प्रसारित करने वाले कार्यक्रम से पहले क्या कोई शोध टीम इसे देखती है? अगर देखती है तो उसका नाम पता हमें पता चलना चाहिए। वहीं पर इस मामले को लेकर दोस्तों और भी कई सारे जवाब तलब किए गए हैं। धीरे धीरे इस मामले पर परतें हटती चली जाएगी और पता चल जाएगा कि कहां से ये प्रोपोगेंडा सेट किया गया था राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। धीरे धीरे परतें हटेंगी और पूरा मामला खुल जाएगा दोस्तों। और छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी तरीके से इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरीके से डटी हुई है। जल्द ही मामला खुलकर सामने आएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो अमरावती के मास्टरमाइंड ने राणा दंपत्ति के लिए मांगे थे वोट। फेसबुक पोस्ट को लेकर ऐसे सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों कि अब बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन
आंदोलन करने वाले निर्दलीय सांसद भी अब निशाने पर है। महाराष्ट्र के अमरावती के अंदर केमिस्ट उमेश कोहले की हत्या के कथित मास्टरमाइंड इरफान खान ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के लिए वोट मांगा था। एनडीटीवी को इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार राणा दंपत्ति ने इस मामले में खुद को न्याय चाहने वालों के रूप में पेश किया है और किसी भी तरीके से लिंक से इनकार किया है। हालांकि इरफान खान के फेसबुक पोस्ट पर अतीत में राणा दंपत्ति के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर रवि राणा ने बताया है कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वह चाहे किसी भी पार्टी के हो, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उमेश कोहले की हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये जो व्यक्ति है, ये किस तरीके से राणा दंपत्ति के लिए वोट मांग रहा था। क्या राणा दंपत्ति जो उद्धव ठाकरे सरकार गिराने के लिए उद्धव ठाकरे के घर के बाहर ही हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़े हुए थे, क्या इस मामले को लेकर वो सफाई देने की जगह ये तय करेंगे कि ये उनकी पार्टी का व्यक्ति था और इस मामले पर माफी मांगना चाहिए? दोस्तों कम से कम आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व की सबसे बड़ी शक्तियां और उनके राष्ट्र अध्यक्ष मित्र हैं, प्रधानमंत्री के मित्र हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। और इस तरीके से दोस्तों कई सारी थ्योरियां नची जाती है। और इस बीच आपको बताते चले कि दुनिया के अंदर जब से नरेंद्र मोदी भारत के शासन पर आए हैं दोस्तों, तब से कई सारे नरेंद्र मोदी के दोस्त अपनी सत्ता गवा चुके हैं और एक ऐसा ही व्यक्ति फिर से अपनी सत्ता गवा चुका है। दोस्तों आपको बताते चले कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस पर तंज कसते हुए ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि यह वो व्यक्ति है जिसने कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और बड़ी बड़ी सभाएं की, देश की इकोनॉमी की भट्टी बिठा दी गई, यहाँ तक कि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों, उसमें बोरिस जॉनसन नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं इस मैसेज को और लोगों के मन में ये बात क्लियर है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बोरिस जॉनसन को पार्लियामेंट ने, विपक्ष के नेताओं ने मजबूर किया था। लेकिन देश के अंदर यानी भारत के अंदर इस तरीके के हालात हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हालात है दोस्तों, बल्कि बदतर हालात हैं, खासकर इन्फ्लेशन को लेकर, कोविड कंट्रोल को लेकर। लेकिन इसके बावजूद कोई प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन कितना मैच्योर डेमोक्रेसी है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो लखनऊ के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार विपक्षी की ओर से यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे हैं। अखिलेश यादव के साथ विपक्षी दलों से उन्होंने वोट मांगा है। विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करके सिन्हा ने अपने समर्थन में वोट करने की अपील की है। जयंत चौधरी से भी उनकी मुलाकात हुई है। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों, दुनिया भर के अंदर बढ़ रहे इन्फ्लेशन और कोविड के मामले के कारण पूरी तरीके से इकोनॉमिक कोलैप्स होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में इटली के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। फार्मर शहर के अंदर अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए हैं। जिस तरीके के हालात भारत के अंदर देखने को मिले थे, लगभग यूरोप के कई सारे देशों के अंदर ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई गई है। 1996 में पोलिंग बूथ अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर ये सुनवाई के बाद फैसला लिया गया है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित व्यक्ति की तरफ से एक ऐसा ट्वीट किया गया है जिसको लेकर अब फिर से गिरफ्तारी की मांग की जा रही है दोस्तों। आपको बताते चले कि अरुण यादव नाम का ये व्यक्ति है जिसने पैगंबर मोहम्मद को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जो कहा जा सकता है कि अपमान किया गया है पैगंबर मोहम्मद का। और इस मामले पर दोस्तों कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है कि अरेस्ट अरुण यादव। लेकिन दिल्ली पुलिस को बार बार टैग करने के बावजूद भी कोई रिस्पांस सामने नहीं आया। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग की क्या कुछ मांग है लिख कर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, जमीयते प्रमुख महमूद मदनी ने बयान दिया है। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने राजस्थान के उदयपुर के दर्जी के जघन्य हत्याकांड के मामले को लेकर बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान किसी विशेष धर्म या समुदाय का नहीं होगा, देश का होगा। सरकार और बड़े लोगों का सपना है कि भारत विश्व गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाए। विश्व गुरु बनने का अधिकार भारत का है, लेकिन यह अधिकार वे लोग छीन रहे हैं जो नफरत के सौदागर हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर कर्नाटका के अंदर बागलकोट जिले के अंदर 2 संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ गए दोस्तों। हिंसा की खबरें सामने आई है, यानी देश के अंदर माहौल खराब जो टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके नतीजे इस तरीके के कम्युनल क्लैश के रूप में देखने को मिलता है दोस्तों। देश में शांति बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि देश के अंदर जो भड़काऊ डिबेट चल रहे हैं गोदी मीडिया पर, उस पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन पाबंदी लगाएगा कौन, क्योंकि फायदा तो उन्हीं लोगों को हो रहा है जिनको शायद पाबंदी लगाना है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो ईडी के शिकंजे से झल्लाए आजम खान, कहा ईडी सीडी जो भी बुलाएगा हम जाएंगे और अपनी बातों को सामने रखेंगे। और एक और बड़ी खबर की माने तो इवेंट में आए थे आम आदमी पार्टी के एमएलए। आम आदमी पार्टी के एमएलए से एक व्यक्ति ने जल भराव के कंप्लेन कर दिया दोस्तों, जिसको लेकर ईंट से हमला किया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में ये बातें कही हैं। आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी के विधायक पर 2 लोगों को पीटने और धमकाने का आरोप लगा है। आरोपित अखिलेश त्रिपाठी दिल्ली के मॉडल टाउन के विधायक हैं। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। पीड़ितों के मुताबिक उन पर हमला करने वाले में जल भराव की समस्या की शिकायत करने के चलते हुआ है। घटना बुधवार 6 जुलाई की है, जहां पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज
दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को घटना के दिन शाम लगभग 4:30 बजे कॉल मिला है। मौके पर पीसीआर पहुंची है। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि एमएलए त्रिपाठी ने मुकेश बाबू और गुड्डू हलवाई नाम के 2 लोगों के साथ मारपीट की है। दोनों को जहांगीरपुरी बीजेआरएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुड्डू हलवाई के मुताबिक ये घटना तब हुई जब वह अशोक विहार थाना क्षेत्र के अंदर एक कार्यक्रम में खाना पीने की सर्विस दे रहे थे। शिकायत के मुताबिक जिस कार्यक्रम में दोनों पीड़ित मौजूद थे उसी में आरोपी विधायक भी आए हुए थे। वहीं पर दोनों ने विधायक से अपने क्षेत्र में जल भराव की समस्या सुनाई और जिसके बाद ये विवाद हुआ है। इस तरीके की चीजें बताई गई हैं। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर विस्तार से सामने आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर उद्धव ठाकरे को फिर लगा बड़ा झटका। ठाणे के अंदर 66 पार्षदों ने थाम लिया शिंदे गुट का दामन। महाराष्ट्र में चल रही सियासी खींचतान थम जाएगी ऐसा नजर नहीं आता है। कारण ये है कि ठाणे जिले के अंदर 67 में से 66 पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट का दामन थाम लिया है। ऐसे में ये उद्धव ठाकरे के लिए अब तक का एक और तगड़ा झटका है। दोस्तों विधायकों के बागी होने के बाद पूर्व सीएम सांसदों, नगर सेवकों और पार्टी पदाधिकारियों को जोड़कर रखने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन ये करने में पूरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं। खासकर ठाणे के इलाके में जहां से खुद शिंदे आते हैं और इस इलाके में उद्धव ठाकरे के लिए अब तक का सबसे तगड़ा झटका है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो पहले यूनिवर्सिटी फिर किसान और अब देश जल रहा है। काली के पोस्टर विवाद के बीच टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई है। दोस्तों विवादों के बीच में बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। पोस्टर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया गया है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला ये पूरा मामला बताया गया। दोस्तों और इस पर महुआ मोइत्रा ने बयान देते हुए कहा कि सबसे पहले विश्वविद्यालय गए, फिर किसान और कार्यकर्ता और अब हमारा देश जल रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर 2 साल के बाद राजनीति की बोतल से फिर निकला नकारा निकम्मा का जिन। सियासी सरगर्मियां चढ़ गई। दोस्तों राजस्थान की राजनीति में नकारा निकम्मा नाम का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। इससे प्रदेश के सियासत में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। दोस्तों प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटबाजी में बटी कांग्रेस पार्टी में ऐसे बयान अब आम हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से इन शब्दों को लेकर बयान दिया है। दोस्तों पिछले दिनों सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को अनुभवी, वरिष्ठ और पिता तुल्य बताकर अपना बड़प्पन दिखाया था। बदले में गहलोत ने नकारा निकम्मा बच्चे को पिता द्वारा डांटने के लिहाज में कहने की कहावत का हवाला देकर पायलट को झगड़ने वाला बच्चा करार दे दिया है। हालांकि गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को लेकर भी निशाना साधा है, लेकिन गहलोत के इस बयान को सीधे तौर पर सचिन पायलट से जोड़कर देखा जा रहा है। अशोक गहलोत शुक्रवार को जयपुर के बिरला सभागार के ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के मसले पर 13 राज्यों के विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं, उनके बयान पर टिप्पणी की है, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि अगर थोड़ा और कोशिश करते सचिन पायलट तो आज कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार राजस्थान में होती। और इसी टिप्पणी पर दोस्तों अशोक गहलोत ने भी फिर से निशाना साधा है। वहीं आपको बताते चले कि लालू यादव को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है कि उनके कई सारे बॉडी के पार्ट काम करना बंद कर चुके हैं। राबड़ी देवी की तरफ से इस मामले को लेकर जानकारी दी गई है। दोस्तों जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद लालू प्रसाद यादव के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मान्यता के अनुसार उनके लंबी उम्र की कामना की है। जहां पर मुस्लिम समुदाय से आने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खुदा से लालू यादव की लंबी उम्र की दुआ मांगी गई है। दोस्तों वहीं पर हिंदू कार्यकर्ताओं की ओर से अपने मान्यता के अनुसार हवन पाठ किया गया है और ईश्वर से कामना की गई है लंबी उम्र की। कुल मिलाकर लोग अपने अपने तरीके से लालू यादव को दुआएं और कामनाएं भेज रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 25 मंत्री तो केवल भाजपा से होंगे, जबकि 13 शिवसेना के सीएम एकनाथ शिंदे के गुट से होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री तो शिंदे बनेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय का पद भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में रखने वाली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये है कि 13 केवल मंत्री होंगे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से, तो बीजेपी के लगभग 25 मंत्री होने वाले हैं। 2 गुना संख्या बीजेपी के मंत्रियों का होगा। तो ऐसे में रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जिसमें दोस्तों ये बुलडोजर बाबा तो गए, बाकी चेत जाइए। आपको बताते चले कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के इस्तीफा दिए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रागिनी नायक की तरफ से ट्वीट किया गया और बोरिस जॉनसन का बुलडोजर वाला तस्वीर शेयर किया गया है। जो इंडिया में आए थे तो बुलडोजर पर चढ़कर फोटो खिंचवा रहे थे दोस्तों। और अब ये कहा गया है कि ये बुलडोजर बाबा तो गए, बाकी चेत जाइए, बाकी को चिंता होनी चाहिए, बाकी को ये अलर्ट हो जाना चाहिए। इसी के साथ में लोग गलत करते हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। माता काली को लेकर टीएमसी के सांसद के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर टीएमसी ने बयान जारी किया है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर की गई टिप्पणी के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अपने आप को महुआ मोइत्रा के बयान से अलग किया है और महुआ मोइत्रा के बचाव में भी आते हुए कहा गया है कि जो टिप्पणी की गई है उस पर अड़ियल रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए, गलती हो जाती है, माफी
भी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों महुआ मोइत्रा जिस तरीके की राजनीति, जिस तरीके की टिप्पणियां करती हैं उससे टीएमसी को भारी नुकसान होता है। यहाँ तक कि टीएमसी के नेताओं ने पहले भी कहा था कि वो महुआ मोइत्रा की भाषा को लेकर काफी नाराज हैं और इससे पहले भी कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी ने एक बार फटकार भी लगाई थी महुआ मोइत्रा को और वही बात बोलने के लिए कहा था जो पार्टी फोरम में डिस्कस होगी। अपने आप से अलग से बयान देने के लिए मना किया गया था, लेकिन इसके बावजूद महुआ मोइत्रा बयान दे रही है तो पार्टी में नाराजगी है, ये बात स्पष्ट है दोस्तों। और पार्टी ने इशारे में कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को लेकर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जिसमें बीएसपी को एक बार फिर से टिकट बेचने का आरोप झेलना पड़ा है। नगरीय निकाय चुनाव सतना महापौर पद के लिए वोटिंग होने के बाद भी सियासी पारे में गिरावट आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की चुनावी बैठक में विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीएसपी प्रत्याशी की मौजूदगी को न केवल बीजेपी का खेल बताया बल्कि बीएसपी पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया गया है। यह वीडियो 3 जुलाई के सतना नगर के नजीराबाद के अंदर हुए चुनावी बैठक को लेकर अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बता दें कि भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उनका नाम भी काफी चर्चाओं में है। ब्रिटेन में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच में चर्चा है कि बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ऋषि सुनक देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले भारतीय होंगे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। बताते चले कि हाल ही के अंदर वित्त मंत्री के पद से उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। 42 वर्षीय ऋषि सुनक को बोरिस जॉनसन ने फरवरी 2020 के अंदर अपनी सरकार में जगह दी थी और उनको वित्तीय विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। सट्टे बाजार में भी उनके प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चल रही है। पूर्व रक्षा सचिव पैनी के साथ उनके नामों पर काफी ज्यादा चर्चा है। ऋषि को अपने परिवार के वित्तीय लेन देन को लेकर कुछ समय पहले भी विवादों से दो चार होना पड़ा था, लेकिन दोस्तों अगर उनको बनाया जाता है प्रधानमंत्री तो भारत के लिए जहां पर एक और गर्व की बात होगी, वहीं पर ऐसा पहली बार होगा कि कोई एशिया का व्यक्ति जो मूलतः एशिया का रहने वाला है, भारत का रहने वाला है, इतने बड़े पद पर पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं कि भारत को इस तरीके का गर्व जरूर होना चाहिए और कहीं न कहीं इस तरीके का बड़ा पद भारत के मूल के व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस बात की कामना करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने को लेकर आपको कितनी खुशी होगी लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचा रही है मोदी सरकार। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे प्रजातंत्र को नुकसान हो रहा है, जैसे चुनी हुई प्रदेश की सरकार को गिराना एक तरीके का अनडेमोक्रेटिक काम है। यहाँ तक कि संस्थानों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहाँ पर त्रिपुरा के अंदर हिंदुत्व समूह के द्वारा कब्रिस्तान में मंदिर बनाने से अगरतला के बाहरी इलाकों के अंदर तनाव की स्थिति देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बाहरी इलाके के अंदर नंदन नगर में एक कब्रिस्तान में कथित तौर पर हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने पहले तो बुलडोजर चलाकर जमीन को साफ कर दिया और फिर बांस का अस्थायी ढांचा खड़ा करके शिवलिंग स्थापित करके आसपास मौजूद इलाकों के अंदर मंदिर बना दिया गया दोस्तों, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले का विरोध किया है। आपको बताते चले कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के शहर के बाहरी इलाके नंदन नगर क्षेत्र के अंदर तनाव की स्थिति बन गई है, जब मुस्लिम रहवासियों ने दावा किया है कि बीते 4 जुलाई को सुबह एक हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से कुछ सदस्य बुलडोजर लेकर आए और उन्होंने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाकर उसे साफ कर दिया और बाद में अस्थायी मंदिर बना दिया गया है। विरोध स्वरूप मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने 5 जुलाई को प्रमुख मार्ग पर जाम लगाकर विरोध जाहिर किया है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश व्यवसायी ने रिपब्लिक भारत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अर्नब गोस्वामी ने समाचार चैनल रिपब्लिक भारत के एक कार्यक्रम में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश व्यवसायी अनिल मुर्शद को ISI की कठपुतली और भारत में आतंकवाद फैलाने वाला बताया, जिसके बाद मुर्शद ने ब्रिटेन की एक अदालत का रुख किया है। अदालत ने रिपब्लिक टीवी चैनल के प्रमुख को ब्रिटेन में प्रसारित होने वाली कंपनी पर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की बातें कही गई है और जो जानकारी सामने आ रही है कि जुर्माना लगाया भी गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों बिना तथ्यों को जाने कुछ भी बोल देने के कारण ये 35 लाख का नुकसान हुआ है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या इस तरीके के दंड मिलने के बाद सुधरेंगे या फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौटते जो हमेशा दिखाई पड़ते हैं उसी ढर्रे पर मौजूद रहेंगे? आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर 6 महीने में दूसरी बार महुआ मोइत्रा को टीएमसी ने फटकार लगाई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर चल रहा है विचार। वहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भारत से पिछले ही साल भाग गए थे वीवो कंपनी के सहयोगी कंपनी के चीनी निदेशक ईडी की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जब ईडी छापेमारी विपक्षी नेताओं के घर पर कर रही थी तब इस दौरान चीनी कंपनी की सहयोगी कंपनी के निदेशक भारत छोड़कर भाग गए। क्या ईडी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? लेकिन दोस्तों सरकार बनाना सबसे पहली प्राथमिकता दिखाई देती है और ईडी सीबीआई केवल विपक्ष के पीछे पड़ा हुआ संस्थान दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इस तरीके के ऑफेंडर जो बड़ा कांड देश में कर गए पहले ही भाग गए और ईडी इस बात का अनुमान भी नहीं लगा पाई। लेकिन अब बयान दे रही है कि वो पहले ही भाग गए थे। अपने बचाव में इस तरीके की चीजें कही जा रही है। वहीं पर पंजाब के मोगा के अंदर बेअदबी मामले में सजा सुनाई जाने के बाद सियासत गर्मा
गरमा गई है, क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। दोस्तों, मोगा के अंदर बेअदबी मामले में सजा सुनाए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्वागत करते हुए क्रेडिट लेने के लिए आम आदमी पार्टी की हंसी उड़ाई है। पंजाब कांग्रेस ने मोगा के अंदर बेअदबी मामले में स्थानीय अदालत के द्वारा 3 आरोपियों को सजा सुनाई है, जिसमें उन्हें 3 साल के लिए जेल भेजा जाएगा। इस तरीके का फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने गुनाहगारों को सजा मिलने पर क्रेडिट लेने वाले आम आदमी पार्टी पर भी चुटकी ली है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी का केस की जांच, प्रोसिक्यूशन और ट्रायल की पूरी प्रक्रिया में कोई रोल नहीं है। पिछली सरकार ने ये सब कर दिया था और सजा अब सुनाई गई है, तो कांग्रेस पार्टी सरकार को इसका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। इसी के साथ में लालू यादव के शरीर में नहीं हो रहा है कोई मूवमेंट। जांच में जुटे एम्स के डॉक्टर, पटना के मंदिरों के अंदर भी चल रही है पूजा। वहीं पर काली माता पोस्टर मामले को लेकर डायरेक्टर लीला को जान का डर सताने लगा है। बोली, अब मुझे कहीं पर सेफ फील नहीं हो रहा है। इसी के साथ में दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराने वाली पल्लवी पटेल घर पर अचानक बेहोश हो गयी और उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। कई सारे लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ हो जाने की कामना की है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें लोकप्रिय सिराथू का विधायक बताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दोस्तों, और एक और बड़ी खबर की माने तो बिहार में टूटे ओवैसी अब ऐसे बांध रहे हैं उम्मीदों का पुल। हैदराबाद में शुरू की गई है सीमांचल की जन सेवा। बिहार में 2020 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एक बार फिर से सीमांचल के अंदर अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, जिसके तहत हैदराबाद के अंदर नई रणनीति बनाई जा रही है सीमांचल क्षेत्र के अंदर विस्तार करने के लिए, और इसके लिए दोस्तों अख्तरुल ईमान को ग्राउंड पर उतार दिया गया है। दरअसल ओवैसी ने हैदराबाद से बिहार के सीमांचल के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।